नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे कि शिक्षा दर्शन के अंतर्गत दर्शन क्या है, दर्शन का अर्थ क्या होता है, दर्शन की परिभाषा क्या है, दर्शन के अंतर्गत उसके विषय क्षेत्र क्या-क्या हैं, जैसे उसकी तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और आचार मीमांसा तथा दर्शन के जो पद्धतियाँ हैं दर्शन अध्ययन की, वो कौन-कौन सी हैं, इस पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम जब हम दर्शन की बात करते हैं, दर्शन वास्तव में मनुष्य के चिंतन की, हमारी थिंकिंग की उच्चतम सीमा है, जहाँ तक हम सोचते हैं। इसमें जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड की जो जीव जगत है, उसका क्या स्वरूप है, उसकी सृष्टि शिष्टा, आत्मा परमात्मा, जीव जगत, ज्ञान अज्ञान, हाँ, और ज्ञान प्राप्त करने के साधन, मनुष्य के जो करणीय कर्म हैं, जो अकरणीय कर्म हैं, उन सभी का अध्ययन किया जाता है, उन सभी का विवेचन किया जाता है। जब हम इसके बारे में सोचते हैं तो ये दर्शन के अंतर्गत आता है। और वास्तव में देखा जाए तो भारत जो है दर्शन की गुरुस्थली माना जाता है। दर्शन की शुरुआत वास्तव में भारत में ही हुई है और फिर ये विभिन्न देशों में, विभिन्न जो है संस्कृतियों में इसका जो है प्रचार प्रसार हुआ। अगर भारत की दृष्टि से देखें तो दर्शन का क्या अर्थ होता है, इसको समझने का प्रयास करें तो प्राचीन भारतीय दर्शन में किसी प्रकार के चिंतन को दर्शन कहा जाता था शुरुआत में, कि हम कोई भी चीज़ सोचते हैं तो वो दर्शन के अंतर्गत आता है। जैसे जो है हम क्या करते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, ये सारी सारी चीज़ें। अब उसमें जो है फिर नए नए शास्त्र बनने लगे, जैसे मानव के बारे में सोचने के बारे में मानव शास्त्र हो गया, धर्म के बारे में सोचने पर धर्म शास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, ऐसे कई जो है विषय बने। लेकिन जो है इसकी सही डिफिनीशन हमको उपनिषद में मिलती है। दर्शन की, भारतीय दर्शन में उपनिषद की। उपनिषद क्या कहता है कि उपनिषद में कहा गया है कि दृश्यते अनेन इति दर्शन, मतलब जिससे सत्य का दर्शन किया जाए वही दर्शन है, जिससे सत्य हमें दिखाई दे वही क्या है, दर्शन है। अब अंतिम सत्य की खोज, अंतिम सत्य क्या है कि हमको आत्मानुभूति की प्राप्ति हो जाए, ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए, वही अंतिम दर्शन होता है। तो अंतिम सत्य की खोज में हमें ब्रह्मांड के स्वरूप, इसके कर्ता, उपादान के कारण, इन सब पर विचार करना पड़ता है। दार्शनिकों ने सबसे पहले अधिक विचार किया मनुष्य के स्वयं के वास्तविकता पर। मनुष्य क्या है, आत्मा परमात्मा क्या है, जीव जगत क्या है, ज्ञान अज्ञान क्या है, ज्ञान प्राप्त करने के कौन कौन से साधन हो सकते हैं, मनुष्य के करनी तथा करणी कर्म कौन कौन से हैं। ये सब मिल के फिर एक दर्शन की विषय सामग्री बना, जिसके जो दर्शन का जो मुख्य विषय है कि हम जब आत्मा परमात्मा जीव जगत ज्ञान अज्ञान मनुष्य के करणीय करणी कर्मों के बारे में सोचते हैं तो वो सब के सब दर्शन के अंतर्गत आता है। ये वास्तव में भारतीय जो परंपरा है, जो भारतीय संस्कृति है, उसी से निकल कर आया है। अब वेस्टर्न में देखें कि जो पाश्चात्य संस्कृति है उसके अनुसार दर्शन क्या होता है, तो दर्शन वास्तव में फिलॉसफी का जो है हिंदी शब्द है। फिलॉसफी को हिंदी में दर्शन कहा जाता है। तो फिलॉसफी दो शब्दों से मिलकर बना है, फिलॉस और सोफिया। फिलॉस का मतलब होता है प्रेम और सोफिया का मतलब होता है ज्ञान, अर्थात ज्ञान से प्रेम। ऐसा व्यक्ति जो ज्ञान से प्रेम करे वह दार्शनिक है, जो ज्ञान के बारे में जो है बात करे वह ज्ञानी है, दार्शनिक है, और वह दर्शन कहलाता है। हाँ, ये तो दर्शन का विस्तृत अर्थ है। यूनानी दार्शनिक जो प्लेटो थे, इसको इसी रूप में स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा है कि वह व्यक्ति जो सभी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता है, सदैव उत्सुक रहता है, कभी भी संतोष करके रुकता नहीं है, वास्तव में वह दार्शनिक है। तो यदि आपके अंदर जो है ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा है, हमेशा से बनी हुई है और ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं, तो वास्तव में आप दार्शनिक हैं। हाँ, अब यहाँ पर सब कुछ जानने का अर्थ सब कुछ उसके पीछे छिपे मूल तत्व को जानने से है। हाँ, प्लेटो के शब्दों में पदार्थों के सनातन स्वरूप का ज्ञान ही दर्शन है। हाँ, अब प्लेटो के शिष्य जो अरस्तु थे, अरस्तु के प्रत्यय के साथ साथ व्यावहारिकता में भी बल देते हैं। अरस्तु जो है किसी चीज को समझने के साथ साथ उसकी व्यावहारिकता पर भी बल देता है। उन्होंने प्लेटो द्वारा प्रस्तुत दर्शन की परिभाषा को थोड़े अंतर से प्रस्तुत किया। उनके अनुसार दर्शन एक ऐसा विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ के स्वरूप की जांच करता है, कि मतलब जो हमने जाना है वो वास्तव में हमारे दैनिक जीवन में उसका क्या उपयोग है। ये चीजें जो है दर्शन के अंतर्गत आती हैं अरस्तु के हिसाब से। अब जर्मन दार्शनिक कांट ने दर्शन को केवल ज्ञान शास्त्र के रूप में परिभाषित नहीं किया। उनके शब्दों में दर्शन बोध क्रिया का विज्ञान और आलोचना है। हाँ, फिलॉसफी इज द साइंस ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ कॉग्निशन। तो जो हम
ज्ञान प्राप्त करना है उसकी आलोचना करना, उसको वैज्ञानिक रूप से सत्यापित करना, वह दर्शन कहलाता है। फिस्टे ने कहा कि दर्शन ज्ञान का विज्ञान है, तो जो हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उसी का विज्ञान ही दर्शन। हाँ, आधुनिक युग में पश्चिमी दर्शन में एक भारी मोड़ आया। अब वह मूल तत्व की खोज के स्थान पर ज्ञान की विभिन्न शाखाओं की तार्किक विवेचना की ओर प्रवृत्त हुआ, कि जो भी ज्ञान की शाखाएं हैं उनका लॉजिकल हम एनालिसिस करें तो उससे क्या निकल के आया। उससे कई चीजें निकल के आई, जैसे कि कई क्षेत्र जो है दर्शन के उदय हुए, जैसे सामाजिक दर्शन, राजनीतिक दर्शन, आर्थिक दर्शन, धर्म दर्शन, विज्ञान दर्शन, शिक्षा दर्शन। तो कई जो है शाखाएं निकल के आई। इसी के कॉन्टेक्स्ट में कॉन्टेक्ट आते हैं कि दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है, तो डिफरेंट टाइप के जितने भी विज्ञान हैं उनका भी विज्ञान जो है दर्शन कहलाता है। हार्बर्ट स्पेंसर कहते हैं कि दर्शन विज्ञान का समन्वय और विश्वव्यापक विज्ञान है। तो ये सब दर्शन की परिभाषाएं हैं। ब्राइटमैन कहते हैं कि दर्शन को थोड़ी विस्तृत में जो है देखा जाए तो उनके शब्दों में दर्शन की परिभाषा एक ऐसे प्रयास के रूप में दी जा सकती है जिसके द्वारा संपूर्ण मानव अनुभूतियों के विषय में सत्ता से विचार किया जा सकता है, अथवा जिसके द्वारा हम अपने अनुभवों का वास्तविक सार जानते हैं। हाँ, तो दर्शन हमें अपने सामान्य विचारों की संदिग्धता और भ्रामकता की परख करते हैं, उन पर विचार एवं अनुसंधान करते हैं जो हमारे अंतिम प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने में भ्रम पैदा करते हैं, और अंत में अंतिम प्रश्नों की आलोचनात्मक जो है एक उत्तर प्राप्त होता है। तो कोई भी प्रश्न हमारे दिमाग में है जो हम उस पर विचार कर रहे हैं, तो वो दर्शन के अंतर्गत ही हम कर रहे हैं। अब कौन कौन सी शाखाएं हैं जिसके अंतर्गत दर्शन का अध्ययन किया जाता है, तो ये एक मुख्य बात है। इसमें देखिए तीन चीजें हैं कि एक मेटाफिजिक्स होती है, एक एपिस्टेमोलॉजी होती है, और एक एक्सियोलॉजी होती है, मतलब तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और आचार मीमांसा। इसी के अंतर्गत पूरा दर्शन का अध्ययन किया जाता है। अब तत्व मीमांसा क्या है? तत्व मीमांसा के अंतर्गत यथार्थ की प्रकृति का अध्ययन किया जाता है। इसमें जगत और व्यक्ति के अस्तित्व के विषय में जानकारी प्राप्त किया जाता है। इसमें दर्शन के निम्नलिखित 5 भाग आते हैं। तो दर्शन वास्तव में जो है जीव जगत क्या है, हाँ, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना ही जो है तत्व मीमांसा का मुख्य जो है भाग होता है। इसमें देखिए 5 विषय हैं, जैसे आत्मा संबंधित तत्व का ज्ञान। इसके अंतर्गत आत्मा और जीव से संबंधित प्रश्नों पर विचार किया जाता है, जैसे आत्मा क्या है, जीव क्या है, आत्मा का जीव से क्या संबंध है। इस प्रकार के जब प्रश्न हमारे दिमाग में आते हैं और इसका समाधान हम ढूंढते हैं, तो ये जो है मेटाफिजिक्स ऑफ सोल के अंतर्गत आती है। फिर दूसरा बात है ईश्वर संबंधित तत्व का ज्ञान, जिसको थियोलॉजी कहा जाता है। थियोलॉजी के अंतर्गत क्या है कि इसके अंतर्गत ईश्वर के अस्तित्व, उसके स्वरूप, उसकी एक रूपता अथवा अनेक रूपता आदि प्रश्नों पर भी विचार किया जाता है, जैसे ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं। जब इस प्रकार के प्रश्न हमारे दिमाग में आते हैं तो ये थियोलॉजी के अंतर्गत आता है। तीसरा भाग मेटाफिजिक्स का है कॉस्मोलॉजी। इसको सृष्टि संबंधित विज्ञान, तत्व ज्ञान कहा जाता है। इसके अंतर्गत सृष्टि की रचना और उसके विकास से संबंधित प्रश्नों पर विचार किया जाता है, जैसे सृष्टि क्या, अभिप्राय क्या है, क्या सृष्टि की रचना भौतिक तत्वों से हुई है, क्या सृष्टि की रचना आध्यात्मिक तत्वों से हुई। जब इस प्रकार के प्रश्न हम करते हैं तो वो कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत आता है। चौथी बात है ऑन्टोलॉजी की। ऑन्टोलॉजी क्या कहता है कि सत्ता संबंधित विज्ञान। इसके अंतर्गत सत्ता के स्वरूप से संबंधित प्रश्नों पर विचार किया जाता है, जैसे सृष्टि के नश्वर तत्व कौन कौन से हैं, सृष्टि के अनुसार तत्व कौन कौन से हैं। इन सब प्रश्नों के विचार जो है ऑन्टोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और मेटाफिजिक्स का पांचवा भाग है कॉस्मोगोनी। इसके अंतर्गत सृष्टि से उत्पत्ति के विषय में विचार किया जाता है, जैसे सृष्टि अथवा जगत की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, क्या सृष्टि की रचना हुई है, यदि सृष्टि की रचना हुई है तो यह रचना किसने की है। इस प्रकार के जब प्रश्न होते हैं तो ये सृष्टि संबंधी तत्व ज्ञान के अंतर्गत आता है, जिसको कॉस्मोगोनी कहते हैं। तो ये मेटाफिजिक्स के 5 भाग है। जब हम किसी भी जो है तत्व के संबंधी ज्ञान की बात करते हैं तो उसमें ये 5 चीज़ें होती हैं: कॉस्मोगोनी, ऑन्टोलॉजी, कॉस्मो जेनी, और जो है आपका थियोलॉजी और मेटाफिजिक्स ऑफ सोल की बात करते हैं। अब दूसरा देखें जो दर्शन का विषय क्षेत्र है, स्कोप है, वो स्टिमोलॉजी या ज्ञान मीमांसा करते हैं। इसको ज्ञान मीमांसा का मतलब ज्ञान प्राप्ति के साधन कौन कौन से हैं, जब इस पर हम बात करते हैं। वहाँ देखिए सृष्टि की बात थी, सृष्टि की रचना कैसे हुई, कौन किसने की, क्यों की। इस प्रकार के प्रश्न मेटाफिजिक्स में आते हैं। यहाँ पर हमको ज्ञान प्राप्ति के कौन कौन से साधन हैं, कैसे प्राप्त होते हैं, इसकी बात जो है ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत आती है। तो ज्ञान मीमांसा को अंग्रेजी भाषा में एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं, जो दो शब्दों इपिस्टेम और नॉलेज और लॉजी से मिलकर बना है।
जिसका अर्थ होता है साइंस, और एपिस्टेमोलॉजी का अर्थ हुआ ज्ञान का विज्ञान, यानी साइंस ऑफ नॉलेज। तो एपिस्टेमोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले जे.एफ. फेरिवर ने किया था। ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत ज्ञान, उसके प्रकार, उसके स्वरूप, उसका लक्ष्य, उसकी उत्पत्ति, उसका विकास। तो ज्ञान की क्या उत्पत्ति है, कैसे जो है कि ज्ञान कितने प्रकार का होता है, ज्ञान क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, कैसे उत्पत्त हुआ, कैसे उसका विकास हुआ, कैसे उसकी हम प्रामाणिकता की जांच कर सकते हैं, ज्ञान की क्या सीमा है, क्या ज्ञात है, क्या ज्ञेय है, ये सब जब हम बातें करते हैं तो ये सारी की सारी हमारी ज्ञान मीमांसा या प्रमाण मीमांसा या एपिस्टेमोलॉजी के अंतर्गत आती है। अब इसमें एक बात और है कि ज्ञान मीमांसा प्रमाण मीमांसा भी करते हैं, तो उसको प्रमाण, जो भी ज्ञान हमारा है उसको प्रमाणित करना पड़ता है। तो सही ज्ञान को प्रमा कहते हैं, जिसके द्वारा सही ज्ञान उत्पन्न होता है, जिसे प्रमाण कहते हैं। प्रत्येक भारतीय दर्शन ने प्रमाण की संख्या पर अपना मत इस प्रकार दिया। जैसे चारवाक दर्शन प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता है, बौद्ध ने वैशेषिक प्रत्यक्ष को, अनुमान को प्रमाण माना है, जैन सांख्य और योग ने प्रत्यक्ष को प्रमाण माना, अनुमान को और शब्द को प्रमाण माना है। न्याय ने प्रत्यक्ष अनुमान को, शब्द एवं उपमान को प्रमाण माना है। हाँ, तो सब अलग अलग दर्शन है, अलग अलग तरीके से किसी भी चीज को प्रमाणित करते हैं, किसी भी ज्ञान को प्रमाण करते हैं। जैसे चारवाक क्या कहते हैं कि जो प्रत्यक्ष है वही प्रमाण है, तो जो प्रत्यक्ष का ज्ञान हमको मिल रहा है वही प्रमाण होता है। ठीक है। अब दर्शन का जो तीसरा भाग जो होता है वो एक्सियोलॉजी होता है, या मूल मीमांसा, इसको आचार मीमांसा कहते हैं। इसमें मनुष्य के करणी अकरणी कर्म आते हैं। एक्सियोलॉजी के अंतर्गत तीन भाग होता है। पहला है नीति शास्त्र या इथिक्स, इसको बोला जाता है। इसके अंतर्गत मनुष्य के आचरण संबंधी विषयों पर विचार किया जाता है। इसमें व्यक्ति के आचरण से संबंधित समस्याओं जैसे कर्म, शुभ अशुभ, हाँ, सही गलत, भद्र अभद्र का विचार करके विश्लेषण किया जाता है कि मनुष्य जो कर्म कर रहे हैं, मनुष्य क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसमें जिन प्रश्नों का विचार किया जाए, वो भद्र क्या है, अभद्र क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। हाँ, जब इस प्रकार की चीजें होती हैं तो वो इथिक्स या नीति शास्त्र के अंतर्गत आती हैं। दूसरा भाग जो है मूल मीमांसा या एक्सियोलॉजी का है सौंदर्य शास्त्र, या इसको एस्थेटिक बोला जाता है। इसके अंतर्गत सौंदर्य संबंधी विभिन्न समस्याओं पर विचार किया जाता है। जैसे सौंदर्य क्या है, सौंदर्य के लक्षण क्या है, सौंदर्य के क्या मानदंड हो सकते हैं, इस प्रकार की चीजें जो है एस्थेटिक के अंतर्गत आती हैं। ये सब एक्सियोलॉजी या आचार मीमांसा के भाग हैं। तीसरा जो है इसका मुख्य बिंदु है तर्कशास्त्र या लॉजिक। इसके अंतर्गत तर्कपूर्ण चिंतन, कल्पना अथवा अनुमान, उसके लक्षण, तर्क की पद्धति आदि के विषय पर विचार किया जाता है। जैसे तार्किक चिंतन का स्वरूप क्या है, जब इस प्रकार के प्रश्न हमारे दिमाग में आते हैं तो वो लॉजिक होता है। ये एक्सियोलॉजी का आपका एक पार्ट है। तो ये तीन जो है आपके दर्शन के स्कोप हैं, विषय क्षेत्र हैं, जिसके अंतर्गत संपूर्ण दर्शन का अध्ययन किया जाता है। कौन कौन से? पहला मेटाफिजिक्स, दूसरा एपिस्टेमोलॉजी और तीसरा एक्सियोलॉजी। ठीक है। अब दर्शन के कौन कौन से उपागम हैं? उपागम का मतलब कि हम किसी समस्या के समाधान के लिए किन जो है माध्यमों से किसी जो है समस्या पर पहुंचते हैं, तो समस्या का समाधान करते हैं। तो ये जो है तीन उपागम के अंतर्गत जो है आपका दर्शन अध्ययन किया जाता है। एक होता है ग्रेट माइंड अप्रोच, दूसरा स्कूल ऑफ फिलॉसफी और तीसरा एनालिटिकल अप्रोच। हाँ, तो ग्रेट माइंड अप्रोच क्या कहता है कि इसके अंतर्गत किसी सत्य पर पहुंचने के लिए विभिन्न विचारों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। अब ये क्या है कि जो मान लीजिए कि जो है ग्रेट माइंड अप्रोच का मतलब होता है कि कोई किसी एक दार्शनिक के विचार। हाँ, अब मान लीजिए हम कहें कि स्त्री शिक्षा की बात अगर हम करना चाह रहे हैं, तो स्त्री शिक्षा पर प्लेटो के क्या विचार थे, वो एक ग्रेट माइंड अप्रोच हो गया। या फिर जो है अरस्तु के क्या विचार थे, या रूसो के क्या विचार थे, तो सबके अलग अलग ग्रेट माइंड अप्रोच है। एक व्यक्ति का अपना क्या विचार है पर्टिकुलर एक टॉपिक पर। जब हम इसकी बात करते हैं तो ये ग्रेट माइंड अप्रोच के अंतर्गत आता है। दूसरा होता है स्कूल ऑफ फिलॉसफी। स्कूल ऑफ फिलॉसफी क्या है कि जो डिफरेंट टाइप्स के वाद हैं, जैसे आदर्शवाद है, प्रकृतिवाद है, या प्रयोजनवाद है, या अस्तित्ववाद है, इस पर जो है किसी एक समस्या का समाधान कैसे किया जाए, इसके लिए किसी निष्कर्ष पहुंचने के लिए विभिन्न वादों का अध्ययन किया जाता है। कि जैसे मान लीजिए हम उसी एग्जाम्पल को कि स्त्री शिक्षा में आदर्शवाद क्या कहता है, या प्रकृतिवाद क्या कहता है, या आपका प्रयोजनवाद क्या कहता है। तो ये होता है स्कूल ऑफ फिलॉसफी कि एक पर्टिकुलर वाद से हम जो है चीज़ें निकालते हैं। और तीसरा होता है एनालिटिकल अप्रोच। ये मतलब मिला जुला स्वरूप है। ये आधुनिक संप्रदाय है जिसमें सत्ता की जांच के लिए विचारों एवं वादों के विभिन्न प्रकार के प्रयोग करके अध्ययन किए जाते हैं। तो इसमें विचार दोनों ग्रेट माइंड अप्रोच और स्कूल ऑफ फिलॉसफी दोनों को मिला के एनालिटिकल अप्रोच अपना के जो है अध्ययन किया जाता है। तो जो है
ये आपका एनालिटिकल अप्रोच कहलाता है। तो ये 3 अप्रोच हैं जिसके माध्यम से हम किसी जो है समस्या का समाधान करते हैं या सत्य की तरफ पहुँचते हैं। अब दर्शन के कौन-कौन से कार्य हैं इसको देखें। तो दर्शन के मुख्यतः 3 कार्य होते हैं, एक परिकल्पनात्मक कार्य होता है, एक मानकीय कार्य और एक समीक्षात्मक कार्य। ये प्योरली दर्शन की बात हो रही है। तो अब इसमें परिकल्पनात्मक कार्य क्या है कि परिकल्पनात्मक भूमिका के अंतर्गत जीवन एवं जगत से संबंध में दार्शनिक मान्यताएं एवं परिकल्पनाएं आती हैं, जिन्हें शिक्षा का आधार बनाया जाता है और जो शिक्षा के संपूर्ण क्षेत्र को प्रभावित करती है। ठीक है, दूसरा है मानकीय कार्य। मानकीय कार्य के अंतर्गत मानकीय भूमिका के अंतर्गत शिक्षा दर्शन के मूल्य निर्धारण संबंधी कार्य आते हैं। शिक्षा दर्शन शैक्षिक आदर्शों मूल्यों का निर्धारण तथा अच्छी शिक्षा के मानदंड का निर्धारण किया जाता है। तो ये वास्तव में वैल्यू से संबंधित बात है। तीसरा है समीक्षात्मक या क्रिटिकल, जैसे नाम से ही है कि शिक्षा दर्शन का क्या कार्य केवल परिकल्पना या प्रस्तुत करना नहीं, मानक निर्धारण करना ही नहीं, बल्कि जो है जो हमारी पछली शिक्षा प्रणाली है उसकी अवधारणाओं की आलोचना करना, एक एनालिटिकल या क्रिटिकल जो जो अप्रोच यूज करके कि किसी जो है समस्या या किसी भी तथ्य का क्या जो है गुण है, क्या दोष है, जब इसकी बात करते हैं तो ये जो है जो दर्शन के कार्य के समीक्षात्मक कार्य के अंतर्गत आता है। अब दर्शन की कौन-कौन सी पद्धतियाँ हैं जिसके माध्यम से हम दर्शन का अध्ययन करते हैं। तो दर्शन में देखिए 5-6 पद्धतियों का यूज़ किया जाता है और लेकिन जो दार्शनिक हैं वो सभी पद्धतियों को मिला के ही उसका अध्ययन करते हैं। लेकिन अगर अलग-अलग पद्धतियों की बात करें तो इसमें 5-6 पद्धतियाँ, जैसे एक आगमन विधि है, इंडक्टिव मेथड। इसमें क्या करते हैं, एग्जाम्पल से रूल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा है निगमन विधि, जिसमें रूल से एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा है सहज अंतर्दृष्टि विधि, इसमें सहजता से सत्यता से किसी जो है समस्या पर विचार करते हैं और उसका समाधान ढूंढते हैं। आपकी अंतर्दृष्टि कैसी है इस पर विचार करते हैं, तब जो है ये अंतर्दृष्टि विधि के अंतर्गत आता है। विश्लेषण विधि है, विश्लेषण में क्या करते हैं कि किसी समस्या का विश्लेषण करते हैं। संश्लेषण में कई जो है चीज़ों को एक साथ जोड़ के देखते हैं। मनन में जो कंटेम्पलेशन होता है, अनुभव द्वारा ज्ञान प्राप्त करने में, मनन का जब हम मेडिटेट करते हैं किसी चीज़ की, समझते हैं, अपनी विजडम का, अपनी इंटेलिजेंस का यूज़ करके किसी समस्या का समाधान करते हैं, तो वो जो है मनन के अंतर्गत आता है। तो ये 6 विधियाँ हैं जिससे हम दर्शन का अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन वास्तव में जब कोई दार्शनिक होता है तो एक से ज़्यादा विधियों का यूज़ करके ही वो किसी समस्या के समाधान या सत्य पर पहुंचता है। तो ये कुछ बातें हैं दर्शन के संदर्भ में। थैंक यू वेरी मच।